गुड इवनिंग। और मैं स्वागत कर रहा हूं तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट सेशन में। मैं इम्पोर्टेंट सेशन में तुम्हारे को स्वागत कर रहा हूं, और ये इम्पोर्टेंट सेशन अब जितने भी हैं वो हमारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं। और जो भी सैंपल पेपर हमें केमिस्ट्री में मिल रहे हैं स्टूडेंट, जो भी सैंपल पेपर हमें मिल रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि कैसे जो सैंपल पेपर होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाए। और वो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और इनके अंदर क्या वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस का मतलब कि क्वेश्चन जो हैं वो कैसे चेंज होते हैं सैंपल पेपर्स में से लेके बोर्ड में, और हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और एक बात क्लियर है स्टूडेंट्स कि आपको जो पेपर मिलने वाला है वो 3 घंटे का पेपर है, 3 आवर्स का पेपर है, और 70 मार्क्स उसमें है। और देखिए, ये कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको पेपर के समय कितने मिनट मिलते हैं पढ़ने के लिए? पेपर जल्दी बताओ, कितने मिनट है आपके पास जब पेपर 15, मिलता है? कितने मिनट मिलते हैं आपको एग्जामिनेशन हॉल में? 15। 15 मिनट काफी होते हैं। उसमें आप क्या करोगे? 33 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं और सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। इसका मतलब इंटरनल चॉइस दे रहा है वो। उसके अंदर कुछ चॉइसेस दे रखी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन 1 to 16 आर ऑब्जेक्टिव टाइप, और उसमें पैसेज है। देखो क्या कर रहा है, 1 and 2 आर पैसेज। पैसेज क्या होते हैं? पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और उनके नीचे क्वेश्चन दिए जाए। अब ये पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पैराग्राफ कहाँ से हैं? पैराग्राफ वही है जो हमारी केमिस्ट्री के कोर्स है भाई। कोई केमिस्ट्री से बाहर कोर्स तो नहीं आ रहा। तो एनसीईआरटी से लिए जा सकते हैं या एनसीईआरटी के बेस पे बनाए जा सकते हैं। आपको बात समझ में आई? पैराग्राफ क्या होता है? अब ये सारे पेपर से इस तरह से बन रहे हैं आजकल। एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ना है। एक तरीके से जिनको बुक पढ़ने की आदत है वो आसानी से पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। आपको लगेगा कि पैराग्राफ तो बहुत लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना पैराग्राफ लंबा होगा उतना इजी होगा, ये भी समझ लेना। उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको आप मार्क करके रखो। अभी हम दिखाते हैं आपको कैसे करना है। ठीक है? दो पैराग्राफ कह रहे दिए हैं, और इसके 4 मार्क्स हैं ईच पैराग्राफ के। तो 4 into 2 कितने हो गए? 8 मार्क्स हो गए। ठीक है? 2 पैराग्राफ में से 8 नंबर मिलेंगे हमें। और फिर क्वेश्चन नंबर 17 to 25, उसमें उसके बाद 1 से 16 क्वेश्चन है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये सब एक एक नंबर के हैं। कुल मिला के 1 से 16 कितने हुए? 16 मार्क्स के टोटल। तो सभी एक एक नंबर के हैं। और 17 to 25 जो क्वेश्चन है वो 2 2 नंबर के हैं। और 26 to 30 जो है वो 3 मार्क्स के। 3 मार्क्स के अंदर भी तुम देखोगे 1 2 3 पार्ट है, ऐसे पार्ट्स है। और क्वेश्चन नंबर 31 to 33 जो है वो लॉन्ग है, 5 मार्क्स के। 5 का मतलब ये नहीं कि एक ही आंसर 5 नंबर का, उसके भी पार्ट्स होंगे। कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइसेस हैं। बात समझ में आई? इंटरनल चॉइस मिल रही है हमें। और कैलकुलेटर्स और लॉग टेबल्स की जरूरत नहीं है, वो आप यूज नहीं करेंगे। लेकिन आपको जो वैल्यूज की जरूरत होगी वो बोर्ड दे देगा। अरे जिन लॉग वैल्यूज की नीड होगी बोर्ड विल प्रोवाइड यू। तो हमें क्या डिफिकल्टी है? हमारे को वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे केमिकल काइनेटिक्स है, न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उनमें कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उनकी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज। तो हम कंफर्टेबल हैं, इजी हैं। बताओ कोई इसमें इसमें कोई आपको लग रहा है डिफिकल्ट चीज? अभी तक बताओ, जल्दी बोलो, यस और नो। नो बोल। सर। देखो मेरे साथ रहिए, अपनी एनर्जी को कायम रखिए और बने रहिए। पे अटेंशन, पे अटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि मैं जो भी बात कह रहा हूँ पे अटेंशन। जिनके पास अटेंशन नहीं है वो क्या पेपर अटेम्प्ट करेंगे? अटेंशन करना है और पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है स्टूडेंट्स। ये आप पहले 15 मिनट में एक बार आपने क्या किया, पेपर खोला और उसको सारा पढ़ लिया। ये देखो कितना लंबा पेपर दिखा रहा हूँ मैं। इसको पढ़ तो सकते हो 15 मिनट में, कि पढ़ने में मुश्किल है? जल्दी से बताओ यस और नो। पढ़ सकते हो? हाँ जी। अच्छा। इसमें देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। असर्शन और रीजन है, वो क्या होते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। असर्शन और रीजन क्या होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी बातें बताऊंगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। ये रिएक्शंस दे रखी हैं, और ये चार चार चॉइसेस आ रही हैं हमारे पास। कौन सी सही है, कौन सी गलत है? आ रही हैं चॉइसेस। हाँ देखो जी। जल्दी बताओ, चॉइसेस दिख रही हैं? हाँ जी। तो इनमें से एक देखना, पर गैस वर्क नहीं चलेगा। ये मत सोचना कुछ भी मार्क कर देंगे, ऐसा नहीं है। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके सामने, तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ए बी सी डी इस तरह से कोई टेबल आ रही है। और ऐसे ये एक तरीके का सैंपल है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन। और फिर रीजन असर्शन आ गए। स्टूडेंट इनको भी ध्यान से पढ़ लेना, क्या रीजन और क्या असर्शन कह रहा है। तो मैंने क्या किया कि पहले 15 मिनट्स में सारा पेपर इसको देख लिया, सारा पेपर पढ़ लिया स्टूडेंट्स। ठीक है? तो ये पेपर हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स, जितना भी था। पढ़ सकते हैं?
जो भी क्वेश्चन है हमने पढ़ लिए। इसमें सिर्फ 16 क्वेश्चन मैंने लिए हैं कि इसके ऊपर और भी हैं, तो मैं एक वैसे ही पार्ट लिया है। कोई भी सैंपल पेपर उठाया ऐसे ही जो कोई भी बना सकता, और उसे देख रहे हैं कि कैसे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया कि कोई भी पेपर होगा हम पढ़ लेंगे, जितना भी होगा। और पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ पता लग जाएगा भी किस टाइप के क्वेश्चन है, कोई कितने क्वेश्चन आसान है, कितने डिफिकल्ट हैं, और कौन से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। पढ़ सकते हो? बोलो बोलो, यस और नो। पढ़ लिया? यस सर। अच्छा, पढ़ लिया, चलो। अब देखो कि मैंने कोई भी पेपर लिया ऐसे, और उसके ऊपर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये मेरा पेपर है, और इसके अंदर सेक्शन ए में मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी सैंपल पेपर है, कहीं से भी बनाया किसी ने भी, मान लो वो कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर एनी 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है एक एक लाइन को और एक एक वर्ड। पहले में क्या लिखा है? ओजोन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। देखो, एलोट्रोपिक फॉर्म, मुझे कुछ ऐसे वर्ड मिल रहे हैं जो केमिस्ट्री की बेसिक फंडामेंटल चीजें बता रहे हैं। ओजोन इज ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। बताओ एलोट्रोप्स क्या होते हैं? अब यह पता होना चाहिए हमें एलोट्रोप्स क्या होते हैं। तुम्हें ऑलरेडी पता है एलोट्रोप्स क्या होते हैं। ये एलिमेंट ऑक्सीजन जो है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ऑक्सीजन की एलोट्रोप है ओजोन, तो उसका स्ट्रक्चर ऑक्सीजन से डिफरेंट है। क्या डिफरेंस होता है एलोट्रोप्स में? तुम्हें पता ही है कि एलोट्रोप्स के स्ट्रक्चर जो होते हैं उनके डिफरेंट होते हैं। इट इज टू रिएक्टिव, क्या लिखा हुआ है? टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल। देखो, जो सी लेवल होता है, सी लेवल हम जहाँ पे रह रहे हैं स्टूडेंट, वहां पे ये बहुत रिएक्टिव होता है, तो ज्यादा देर के लिए नहीं रह सकता। एट ए हाइट ऑफ अबव अबाउट 20 किलोमीटर इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपको पता है कि ओजोन का कितना यूज है हमारी लाइफ में? जो हमारा एटमॉस्फेयर है 20 किलोमीटर, अगर उसके अंदर ज्यादा ओजोन हो जाएगी तो वो पॉइजन है, लेकिन उसके ऊपर उसकी जरूरत है जरूरत? जल्दी बताओ, यस और नो। यस। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा ओजोन हो जाए पॉइजनस है, लेकिन 20 किलोमीटर के ऊपर जो ओजोन होती है वो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है। तुम्हें पता है? आर यू अवेयर ऑफ इट? यस और नो, जल्दी बताओ। आपको पता है कि ओजोन हमारी प्रोटेक्टिव लेयर है 20 किलोमीटर के ऊपर जो है, तो वो कौन सी लेयर में होती है जिसमें कि वो अल्ट्रावायलेट और हार्मफुल रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेती है। सो इट इज फॉर्म फ्रॉम एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बनती है जब सनलाइट उसके ऊपर शाइन करती है। दिस ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ सरफेस फ्रॉम एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये भी पता लग गया। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट किया तुमने? हाँ जल्दी बताओ, क्या लिखा इसने? क्या कह रहा है जी। ये? फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक। बात समझ में आई? हाँ जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने नोट कर लिया स्टूडेंट्स। इस पे क्वेश्चन बनने वाला है। फॉर्मेशन ऑफ O3 कैसी है? ये एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? कि इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। तो ऑब्जर्व। हीट एब्जॉर्ब होती है स्टूडेंट, हीट, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अभी हम देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, जो मतलब जब ऑक्सीजन से ओजोन बनेगी, ठीक है, आपको पता है कि अगर ये, पता है आपका कौन से चैप्टर में से है ये सारा पैरा? जल्दी बताओ, कौन से चैप्टर में से पैराग्राफ लिया गया है एनसीईआरटी का? दिख रहा कुछ? ग्रुप 16 पढ़ा था तुमने? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप 16 पढ़ा था, यस और नो? जल्दी बताओ। नहीं पढ़ा तो सुन लो। जब तक एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी प्रॉपरली, और ऑक्सीजन फैमिली पढ़ी थी, उसमें ऑक्सीजन पढ़ा था, डाई ऑक्सीजन पढ़ा था, डाई ऑक्सीजन पढ़ा था, उसके अंदर ओजोन भी था, ओजोन भी था, पढ़ा था। ठीक है, तो जब हमने ऑक्सीजन से ओजोन बनाई थी तो आपने कैसे बनाई थी पता है? एक साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया था। तो आपने ऐसा कहा था, देखो 3O2 जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2O3 में। और ये रिएक्शन कैसी बताई? एंडोथर्मिक। इस रिएक्शन में जो हीट थी वो पॉजिटिव थी, कितना था? +142। एनसीईआरटी बुक में ये चीज गिवन, अराउंड इतने किलो जूल पर मोल जो हीट है वो अब्सॉर्ब होती है जब ये बनता है।
तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। ये सारी बातें देखो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तुम्हें कि जब मैं पेपर पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में सारी बातें पता होनी चाहिए कि जो भी पेपर है ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है, कौन से चैप्टर से है और कैसे मुझे फर्दर जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो करने हैं। If concentration of ozone greater than 10% are required, a battery ozonizes can be used and pure ozone can be condensed in a vessel surrounded by liquid oxygen. तो एनसीईआरटी में जब आप ओजोन को पढ़ा है आपने तो उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोड। अब देखो ओजोन है, ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करती है, क्या करती है फिर? सॉल्यूशन बफर्ड विद बोरेट बफर आयोडीन इज लिबरेटेड। मतलब मतलब क्या हुआ? मतलब आपको समझ में आया कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट पैराग्राफ का, कि ये आपके पास आई माइनस है, ठीक है, इसके साथ जब ओजोन रिएक्ट करती है, ओजोन रिएक्ट करती है स्टूडेंट, तो क्या बनता है? आयोडीन बनती है। क्या बनती है? आयोडीन। तो देख रहे हो, और ये यहाँ पे हाइड्रोक्साइड भी बनने वाला है स्टूडेंट, और ऑक्सीजन गैस भी निकलने वाली है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपको पता है ओजोन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन फटाफट दे देता है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है तो ये टूटेगा, जब ये टूटेगा तो ये हीट हीट निकलेगी, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल हमें दिख रहा है, तो ये ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर आई की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे 0 है, इसने क्या कर दिया? इसको ऑक्सीडाइज कर दिया ओजोन ने, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। इसको बैलेंस करना चाहो तो करके देख सकते हो, तो आपको आयोडीन मिल जाएगी स्टूडेंट, और ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ओजोन है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये आयोडीन बना देता है। क्या बनाता है? आयोडीन। और इस आयोडीन इज कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो हम क्या करते हैं कि इसको सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेट कर देते हैं। टाइट्रेशन हम जब करते हैं केमिस्ट्री में तो उससे क्या पता लगता है? देखो टाइट्रेशन से पता लगता है कि कितने मोल है हमारे पास आई माइनस, आई माइनस से बनी है ओजोन, 2 से 1 बनी है, और 1 मोल ऑक्सीजन ओजोन से बनी है, 1 मोल ऑक्सीजन। तो अगर मेरे को इसके मोल्स पता लग गए तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास कितना अमाउंट ऑफ ओजोन। ठीक है, ठीक है। तो आयोडीन विच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट, ओजोन लेयर इज प्रोबेबली पोज्ड बाय द यूज ऑफ फ्रीऑन्स आर यूज्ड इन एरोसोल स्प्रेज एंड एज रेफ्रिजरेंट्स। चलो ये पैराग्राफ समझ में आया? आपने पढ़ लिया पूरा? यस और नो जल्दी बताओ। पैराग्राफ पढ़ लिया है स्टूडेंट? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लिया है? क्या क्या हैं ये नोट कर लिए जाते हैं पेपर के अंदर और मार्क कर लिए जाते हैं। तो हमें ये पता लगा कि ये ग्रुप 16 से लिया गया है, एक कोई भी सैंपल पेपर है ये, मान लीजिए किसी ने भी बनाया बेस्ड ऑन सीबीएसई। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि देखो ये सारी जो बातें इसने बताई हैं वो हमें रिएक्शंस भी उनकी पता है, क्योंकि हमने ग्रुप 16 में डाई ऑक्सीजन और ओजोन को पढ़ा है, जो एनसीईआरटी की किताब में दिया गया है। बोलो आपने पढ़ा है? यस और नो जल्दी से बताओ। तो हमें एनसीईआरटी की स्टडी से ही सारा कुछ करना है। अब मैं आगे चल सकता हूँ? यस और नो जल्दी बताओ। ये पैराग्राफ पढ़ लिया आपने, आगे चलूं क्वेश्चन के ऊपर? अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब ये पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चन है, कह रहा था फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। जो आपने पैरा पढ़ा स्टूडेंट, जो आपका ऑक्सीजन फैमिली से है, ग्रुप 16 में है, और एनसीईआरटी में जो हमारे पास कोर्स में है स्टूडेंट, हमारे कोर्स में है, उस बेस पे अब क्वेश्चन शुरू हो गए। वो कह रहा है व्हेन ए स्लो ड्राई स्ट्रीम ऑफ ऑक्सीजन इज पास थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कन्वर्शन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन 10% टेक्स ऑकर्स, द प्रोडक्ट इज नोन एज। देखो कि कैसे बनाते हो, कैसे बनाते हो? जब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ओजोन और ऑक्सीजन, जब मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि अभी मैंने आपको दिखाया कि ये ऑक्सीजन है, इसको कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ओजोन में। लेकिन ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, ये एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसमें क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब होती है स्टूडेंट, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। कितनी? 142, तो इसमें बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट, ये इतना स्टेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का यूज किया जाता है? क्या किया जाता है? साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। एक क्वेश्चन आया था वेरिएशन, इसी क्वेश्चन का वेरिएशन बता रहा हूँ कि अगर मैंने साइलेंट
इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं यूज किया तो ये तो फिर टूट जाएगी वापस ऑक्सीजन में, फिर ये ओजोन नहीं बनेगी, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है स्टूडेंट। जैसे ही हीट मिलेगी ये वापस चले जाएगी, रिएक्शन को हीट मिलेगी तो क्या होगा, ये ओजोन जो है ये फिर डिसोशिएट हो जाएगी। ये स्टेबल नहीं है स्टूडेंट, ये स्टेबल नहीं है। तो हमने ये कहा कि ये प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं। अब वो कह रहा था प्रोडक्ट इज नोन एज, बताओ इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं जो बना है। जल्दी बताओ आपका क्या आंसर है, चार चॉइसेस दी हैं उसने। द प्रोडक्ट इज नोन एज डाई ऑक्सीजन, ओजोन, ओजोनाइड ऑक्सीजन, नन ऑफ दिस। बोलो क्या कहते हैं इस प्रोडक्ट को। व्हाट इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट। चार में से एक आंसर करेक्ट है, तो आपने स्टडी किया ही था, क्या कहते हैं उसको। डू यू नो द आंसर, यस और नो, जल्दी बताओ, यस और नो में आंसर करो। आपके हिसाब से कौन सा सही आंसर है इन चारों में से। When a slow dry stream of oxygen is passed through a silent electric jet, conversion of oxygen to ozone occurs. The product is known as student. इसको क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ओजोनाइड ऑक्सीजन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट। आपकी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि व्हेन ए ऑक्सीजन इज पास थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑक्सीजन टू ओजोन, द प्रोडक्ट इज नोन एज ओजोनाइड ऑक्सीजन। द करेक्ट आंसर इसका क्या है, सी। इसका क्या आंसर है स्टूडेंट, सी आंसर है। उसको क्या बोलते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन ओजोनाइज हो गई है, ऑक्सीजन क्या हो गई है, ओजोनाइज हो गई है स्टूडेंट। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। वो कह रहा है प्योर ओजोन इज पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड, वायलेट ब्लैक सॉलिड, ऑल ऑफ दिस। अगर आपने एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ा है तो ओजोन 3 फॉर्म्स में है दिखाई गई है उसमें, एक गैस फॉर्म में, एक लिक्विड में, एक सॉलिड में। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही है, चारों में से कौन सा आंसर सही है स्टूडेंट्स बताओ। विच इज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ 4 स्टूडेंट्स। जो ओजोन है देखो, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। पेल ब्लू गैस, डार्क ब्लू लिक्विड, अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है स्टूडेंट तो आपको पता लगेगा कि ये तीनों चीजें ही सही हैं। करेक्ट आंसर इसका डी है। देखो O3 जो होता है स्टूडेंट, वो गैस में, गैस की फॉर्म में पेल ब्लू कलर का होता है। और ये लिक्विड जब होता है लिक्विड की फॉर्म में स्टूडेंट, वो डार्क ब्लू लिक्विड है। और O3 अगर सॉलिड फॉर्म में होता है स्टूडेंट, सॉलिड फॉर्म में जब O3 होता है तो उसका कलर होता है वायलेट ब्लैक। क्या होता है, वायलेट ब्लैक। बात समझ में आई। तो इसका आंसर क्या हमने लिखा फिर, डी। बस आपको एग्जाम में आंसर लिखना है, ये तो आपके मैं वेरिएशन बता रहा हूँ कि हमारी नॉलेज है, हमें पता है, तो हम आपस में तभी डिस्कस कर सकते हैं, कोई गैस नहीं कर सकते। जिसको ये पैराग्राफ हैं और फिर क्वेश्चंस हैं और फिर वो एनसीईआरटी की किताब आपने पढ़ी है, तो ये सारी बातें हम इकट्ठी करके आंसर दे रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ओजोन इज थर्मली अनस्टेबल, इट्स डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन। तो ओजोन जो है स्टूडेंट क्या होती है, अनस्टेबल है। वो अभी आपको बताया कि ओजोन अनस्टेबल है क्योंकि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, इसमें हीट एब्सॉर्ब होती है, इसमें हीट एब्सॉर्ब होती है स्टूडेंट, तो ओजोन बनता है। तो अब कह रहा है कि इसका कौन सा पार्ट सही है स्टूडेंट, लिबरेशन ऑफ हीट होती है जब ओजोन डिकम्पोज होगी। ठीक है, जब ओजोन ऑक्सीजन में टूटेगी तो क्या होगा, लिबरेशन ऑफ हीट होगी, इंक्रीज इन एंट्रोपी होगी, बोथ ए एंड बी होगा, डिक्रीज इन एंट्रोपी होगी। बताइए कौन सा आंसर सही है चार चॉइसेस में से। आपको बात समझ में आई कि आपने ये लिखा, ऊपर मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजन थी स्टूडेंट, इसने हीट एब्जॉर्ब की है एंडोथर्मिक, और फिर ये ओजोन बना है। अब जब मैं उल्टा करूंगा तो क्या होगा, फिर ये क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी और इसमें फिर हीट निकलेगी। तो बताओ कि कौन सा आंसर सही है, तुम्हारे सामने ही आंसर है। आपको मिल लिबरेशन ऑफ हीट। लिबरेशन ऑफ हीट तो बिल्कुल सही है। क्या दूसरा इंक्रीज इन एंट्रोपी भी हुई है, जल्दी बताओ, यस और हाँ नो। जी, हाँ जी।
कितने इसमें 2 थे, इसमें 3 बन गए। अरे हाँ 2 जी। पार्टिकल्स थे एन, इसमें 2 थे एन, इसमें एन कितने 3, तो एंट्रोपी भी तो इंक्रीज हुई है। बोलो हुई है? हाँ जी। समझ में आया? हाँ जी सर। हीट भी निकली है, तो कौन सा आंसर सही है? फिर जल्दी बताओ कौन सा आंसर सही है? सी। सी आंसर सही है, बिल्कुल सही आंसर है, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या लिखोगे पेपर में? सी। बस तुम्हें आंसर लिखना है, पर ये तो हमें पता होगा तभी तो आंसर कर पाएंगे। तो या तो अपने माइंड में सॉल्व करोगे, या कि पेपर के एक साइड पे तुम्हें रफ वर्क में करोगे, तो आंसर सी लिखोगे तो तुम्हें नंबर मिलेगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉन्ड इन ओजोन। अब पैराग्राफ में सारी चीजें तो उसने बताई नहीं है, लेकिन अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की लेंथ पूछ रहा है। तो अब आपको पता है कि ओजोन जो होता है O3, इसका स्ट्रक्चर देखा था आपने, कैसे बनाया था उन्होंने ओजोन का स्ट्रक्चर बुक में? कैसे बनाया था? इसने ऐसे लिखा था। किस कैसे लिखा था? यहाँ पर दो, ये 2 और ये 4, ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। बोलो है रेजोनेंस हाइब्रिड? मैंने सही लिखा है या गलत? जल्दी बता देना मुझे, मैं गलत लिखूं तो बता देना। स्टूडेंट आप हर चीज को समझिए, जो भी क्वेश्चन है मैं उसके वेरिएशंस बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या हो गया? इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। बोलो, ऐसे लिखते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं इसको। मतलब ये सिंगल बॉन्ड से बड़ा है और डबल बॉन्ड से छोटा है, दोनों बॉन्ड इक्वल होते हैं, दोनों ही बॉन्ड इक्वल होते हैं। तो आप बता सकते हो कि क्या करेक्ट आंसर क्या है? बोलो, आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या? हर चीज को सोचना है और सोचने के बाद आंसर करना है स्टूडेंट। और आपको पता है ये जो सिंगल बॉन्ड होता है वो ज्यादा लंबा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, और ये इन बिटवीन आने वाली है इसकी वैल्यू। तो इन सब में से दिख रहा है कि ये 128 पिकोमीटर जो है, ये जो है, ये जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, ये इन बिटवीन होती है, इन बिटवीन होती है। और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ए। तो मैंने वो वेरिएशन वैसे बताई थी आपको कि ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सारे दोनों बॉन्ड ही इक्वल होते हैं और इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड से थोड़े छोटे होते हैं और डबल बॉन्ड से थोड़े बड़े होते हैं, तभी इनकी वैल्यू 128 पिकोमीटर आती है। अब क्वेश्चन फिफ्थ आ गया, क्वेश्चन फिफ्थ आ गया, फिफ्थ का आंसर बताना है आपको। ओजोन ऑक्सीडाइजेज लेड सल्फाइड टू। भाई क्या ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? यस और नो, जल्दी बताओ। आपको पता है कि ओजोन जो होता है, इट इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो होता है? हाँ। क्योंकि ये टूट जाता है ऑक्सीजन में, और इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन होती है, ठीक है। जो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि O3 जो है, ये O2+O, ये एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैं कह रहा हूँ ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बताओ कि फिर क्या करता है ये? कौन सा आंसर सही है? लेड सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करता है? लेड सल्फेट में, सल्फेट में, लेड में, सल्फाइड। जल्दी से आंसर बताइए, क्या आपका आंसर है स्टूडेंट्स? ये हमारे पास PbS है, ये मेरे पास ओजोन है। स्टूडेंट बताओ क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला स्टूडेंट्स? ये सॉलिड होता है, ये गैस होती है, तो ये बनाता है PbSO4। स्टूडेंट्स एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको सारा कुछ शो कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डी कोड कर रहा हूँ सारी एक एक वर्ड को, आपको वेरिएशन दिखा रहा हूँ क्वेश्चन में कैसे बनते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी अगर आ जाए सीधा कि शो दैट ओजोन एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई है सल्फर की, देख रहे हो? ये -2 में था यहाँ पर, और ये +2 में है, ये +2 में है, ये कितना हो गया? +6 में आ गया, सल्फर आ गया +6 में -2 से। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। तो आंसर क्या निकाला मैंने? जल्दी बताओ, चारों में से कौन सा आंसर सही है? बताओ आंसर। लेड बट सल्फेट। क्या आंसर लिखाया ला? जल्दी से बताओ। लेड सल्फेट? हाँ जी। चलो ये सही आंसर है, ए वाला। तो आपने एग्जाम में क्या लिखा? तो आंसर ए सही है, आंसर ए सही है स्टूडेंट्स, आंसर ए सही दिया तुमने, वेरी गुड, थैंक यू।
देखो मेरे साथ बने रहिए और कोशिश करिए कि जितने भी आंसर आप कर सकते हैं, हमारा इस इन सारे पेपरों से एक तो रिवीजन हो जाएगा एनसीईआरटी का, और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आंसर हैं, वो सब यहीं आ जाएंगे। लेकिन रट्टेबाजी नहीं चलेगी, आप कोई मगिंग नहीं कर सकते, आपको समझना ही है, पढ़ना ही है वर्ड बाय वर्ड। हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, तभी मैं आंसर लिख सकता हूँ। ये मत सोचना कि ये तो बहुत बड़ा पैराग्राफ है, डरने वाली बात नहीं है। पैरा पढ़ेंगे तो आंसर इजीली कर देंगे। चलो ये तो हो गया हमारा, इसमें कोई डाउट है तुम्हें बताओ? ये तो हो गया। हाँ जी। अच्छा वेरी गुड, बहुत ध्यान से तुमने किया। मैं दूसरे पैराग्राफ पे चलता हूँ। ये 4 नंबर का था, 5 में से 4 क्वेश्चन करने थे मुझे पेपर में, ठीक है? कोई भी 4 अटेम्प्ट करने थे, तो 4 नंबर तुम्हें यहाँ मिल गए। तो एक एक नंबर का, एक नंबर का एक, एक नंबर का एक, 4 तुमने 5 में से 4 कर दिए, तो 4 नंबर मिल गए। चलो आगे चलते हैं। फिर आ गया एक पैराग्राफ, ये भी कह रहा है 4:1, मतलब 4 क्वेश्चन करने हैं और एक एक नंबर के, 4 नंबर हमें यहाँ मिलने वाले हैं, ठीक है? अब फिर हमें पढ़ना है भाई। आप ये कहोगे स्टूडेंट सर ये पढ़ने वाली बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अरे प्रॉब्लम नहीं है, इसको ध्यान से पढ़ो, और ये इजी है, इनमें ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं हमें। एक बात सोचो, आपको तो फायदा है कि पैराग्राफ दिया है और उसको पढ़ के क्वेश्चन करेंगे, और क्या चाहिए आपको? ओपन बुक हो गया भैया, किताब पढ़ के आंसर करो, लो, और अच्छी बात है, फिर डर क्यों रहे हो? तो फिर और अच्छी बात है, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट क्या कह रहा है? रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर एनी 4 आउट ऑफ द फॉलोइंग। 5 में से 4 आंसर करने हैं। क्या कह रहा है? एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रादर देन इन द बल्क ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एडसॉर्प्शन। बताओ ये कौन से चैप्टर में से है? जल्दी बताओ कौन सा चैप्टर है ये, जो तुमने केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ा था? जल्दी से बताओ, कौन सा चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री में स्टूडेंट, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं? जल्दी से बताओ, याद है तो भूल गए हो? कौन सा चैप्टर है? बोलो, कौन सा टॉपिक पढ़ा था मैंने स्टूडेंट? कौन से चैप्टर में से था ये सारा? अरे एड्सॉर्प्शन कौन से चैप्टर में है? पढ़ा था नहीं? कोर्स भूल गए हो? एनसीईआरटी किताब पढ़ लो, अभी भी नहीं पढ़ी तो। सरफेस केमिस्ट्री, कौन सा चैप्टर है? सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है? बोलो सही है गलत है, जल्दी बताओ। हाँ जी सर। और ये उसी के अंदर से कोई पैराग्राफ हमने लिया है, ठीक है? क्या कह रहा है? द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज, ठीक है? तो ये डेफिनेशन है हमारी। हम क्या कर रहे हैं? एड्सॉर्प्शन। अरे आपने 2 पढ़ा था, एक एड्सॉर्प्शन और एक एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। बोलो सही है गलत है, जल्दी बताओ सही है गलत है। मेरे साथ बने रहिए, आप अपनी एनर्जी को कायम रखिए, डरिए मत। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें पूरे नंबर मिलने वाले हैं। मैं तो तुम्हारी पूरी कोशिश करूंगा तुम 100% क्वेश्चन सही करो। अब आगे क्या कह रहा है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। बताओ कितने टाइप के एड्सॉर्प्शन पढ़े थे? पढ़ा था फिजिक्स ऑप्शन, हाँ जी। और दूसरा क्या पढ़ा था? केमीज ऑप्शन पढ़े थे। जल्दी बताओ, बोलो यस और नो। और दोनों में डिफरेंसेस तुम्हें पता है क्या होते हैं? फिजिक्स ऑप्शन और केमीज ऑप्शन में क्या डिफरेंस होते हैं? देखो, accumulation ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड occurs ऑन, क्या कह रहा है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। बिल्कुल सही है, इनको तुमने मार्क कर लिया पेन से? जल्दी बताओ, एग्जाम में मार्क करोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कर लोगे? हाँ जी। आज उसके बाद क्या करोगे? accumulation ऑफ गैस ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड occurs on a वीक, कौन सी फोर्सेज होती हैं? वीक। द एड्सॉर्प्शन फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है? वीक फोर्सेज होते हैं। कौन सी वीक होती हैं? वैंडरवाल, ठीक है? किसमें? फिजिक्स ऑप्शन। इसे क्या बोलते? व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स और एटम्स आर हेल्ड ऑन द सॉलिड बाय केमिकल बॉन्ड्स, तो उसे क्या बोलते हैं? केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। बोलो डेफिनेशन पता लग गई? इसमें बॉन्ड फॉर्म होते हैं। आपने नोट कर लिया ये पॉइंट को? हाँ जी। अच्छा वेरी गुड। देखो मेरे साथ बने रहिए, मैं तुम्हें पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा। फिजिक्स ऑप्शन यूजली lack of specificity surface of an adsorbent does not show preference for a particular। फिजिक्स ऑप्शन में तो सिर्फ वंडरवॉल फोर्स होती है जिससे मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाते हैं, तो कोई प्रेफरेंस नहीं है, कोई बॉन्ड तो बना नहीं।
तो क्योंकि वंडरवाल फोर्सेस जो होती हैं वो तो सबके लिए यूनिवर्सल होती हैं, सेम होती हैं, ये भी समझ में आ गया। अब कहता है नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेट गैस इज एड्सॉर्ब्ड एज वंडरवाल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ये मैंने नोट कर लिया, क्रिटिकल टेम्परेचर। एक क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है भाई, बताओ क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, पढ़ा था तुमने कहीं? देखो एक एक वर्ड को समझा रहा हूं, तुम्हें समझो। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जब कोई गैस लिक्विड में आती है, तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं बनेगा तो लिक्विड नहीं बन सकता। हमने पढ़ा था इस बात को। क्रिटिकल टेम्परेचर देखो, आपने 11th में भी पढ़ाई है स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि जब लिक्विफिकेशन होती है तो क्रिटिकल टेम्परेचर जब तक नहीं होगा तो गैस लिक्विड नहीं बन सकता। तो जितने जो गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है स्टूडेंट, वहां पे वो लिक्विड बननी शुरू हो जाती है। इसका मतलब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस समय आ जाती है। भाई आप गैस से लिक्विड आ रहे हो तो अट्रैक्टिव फोर्स तो उस समय बन जाती है, तो तभी पता लगता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस बाय सॉलिड इज जनरली रिवर्सिबल, मोर ऑफ गैस इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। तो ये भी हमने पढ़ा था कि प्रेशर इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन बढ़ता है जो गैस सॉलिड का होता है, ठीक है। और हमने एक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी पढ़ा था, फ्रिडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फिजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये एब्जॉर्प्शन जो होती है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये पढ़ा था आपने। इसमें हाँ हीट जी। निकलती है तभी तो वो एब्जॉर्ब होते हैं, मॉलिक्यूल स्पॉन्टेनियस होते हैं। इन दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन followed by statement of reason is given below, choose the correct answer। बताओ कि हमने पढ़ लिया ये सारा पैरा, जल्दी से बताओ तभी मैं आगे चलूं। बोलो समझ में आया यहां तक, जल्दी बताओ, पैराग्राफ पढ़ लिया? अब ये कह रहा है कि इसके अंदर वो क्या कह रहा है, असर्शन, एक स्टेटमेंट ऑफ असर्शन फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन, दो चीजें आएंगी क्वेश्चन में, एक असर्शन और एक रीजन होगा। अब बताओ असर्शन क्या होता है, असर्ट करना मतलब फैक्ट होगा, कोई स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होगी। अब वो सही है या गलत है ये हमने सोचना है। इट कैन बी राइट, वो राइट भी हो सकती है और रॉन्ग भी हो सकती है, तो पढ़ने के बाद ही पता लगेगा ये वो राइट और रॉन्ग भी। और रीजन जो है भाई, एक असर्शन है एक रीजन है, रीजन भी राइट और रॉन्ग हो सकता है। बोलो हो सकता है या नहीं हो सकता, जल्दी बताओ। और अगर क्या रीजन जो है, मान लो दोनों ही सही हैं, मान लो दोनों ही सही हैं, असर्शन भी राइट है और रीजन भी राइट है, ठीक है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, लेकिन रीजन या तो असर्शन को सपोर्ट करता है, या कि उसका रीजन जो है वो इसी के कारण असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, या कि उसी का कारण है, या कि जो रीजन है वो असर्शन को सपोर्ट नहीं करता, मतलब इसका कोई कनेक्शन असर्शन के साथ नहीं है, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह से चार चॉइसेस मिलेंगी और हमने जो स्टेटमेंट दी है असर्शन और रीजन बताना है कि कौन सी चॉइस सही है। चलो देखता हूँ क्या मतलब मैं कह रहा हूँ, आगे चलता हूँ। पढ़िए जरा ध्यान से, दिमाग लगाना है अब, कोई रट्टेबाजी नहीं है, रट्टेबाजी नहीं है, मैंने बार बार दिया, अब कोई रटने वाली चीज नहीं है, अब समझना है इसको, ऊपर दिमाग लगाना है। इन दिस क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ असर्शन फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। आपने कभी भी रीजन और असर्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, पहले ये बताओ मुझे, जल्दी बोलो यस और नो। हाँ जी सर। तो कैसे किए हैं आपने? एक पहला कहता है ए में वो ये जो लिखेगा उसी के बेस पे मैं आंसर करूंगा। इसमें क्या लिखा है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, तो आंसर बना ए। कहता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, तो आंसर बना बी। अब कह रहा है असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, तो आंसर बना सी। अब कह रहा है असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, तो आंसर बना डी। ये आपने पढ़ लिया चारों? हाँ यस और जी। नो, जल्दी बताओ। बोलो कितनी चॉइसेस दी मैंने? फोर। चार, चारों पढ़ ली? कोई डाउट है?
सबसे आसान तो ये चौथा है, अगर असर्शन ही रॉन्ग है, असर्शन ही रॉन्ग है तो फिर तो आंसर डी है बस। एक बात याद रखना एग्जाम में, अगर असर्शन रॉन्ग है, देखो मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं, अब ट्रिक बता रहा हूं, इसकी ट्रिक क्या आंसर करने की, अगर असर्शन रॉन्ग है स्टूडेंट तो आंसर इसमें डी ही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलो मैंने सही बताया या गलत बताया? हाँ जी सर। और अगर, पहला पॉइंट बता रहा हूं, सेकंड मुझे दिख रहा है इसको पढ़ने के बाद कि अगर असर्शन करेक्ट है, ठीक है, और रीजन रॉन्ग है, अगर असर्शन मेरी करेक्ट है, अब मैंने रीजन पढ़ा, रीजन रॉन्ग है, तो फिर आंसर मेरा क्या होगा? सी होगा, अकॉर्डिंग टू ये जो चार चॉइसेस दी हैं। बोलो मैंने सही लिखा या गलत लिखा? हाँ जी सर। अब सारा कंपटीशन रह गया ए और बी में, ए और बी में, यहाँ पे हमें सोचना है, ये दो तो बहुत आसान है। असर्शन रॉन्ग तो आंसर डी, आगे मैं पढ़ता ही नहीं, ये ट्रिक है एग्जाम के लिए। और असर्शन सही और रीजन रॉन्ग तो मैं सी, आगे पढ़ता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हमने देखना है ए और बी, ठीक है, कंपटीशन यहाँ पे है सारा ए और बी में। बात समझ में आई? बोलो इतना कर लोगे पेपर में? जल्दी बताओ तभी आगे चलूंगा, मुझे जल्दी नहीं है, पहले तो मैं समझाना चाहता हूँ, समझ लो। जी सर। हाँ पूरे नंबर लेके आने हैं पेपर में, ऐसे नहीं कि मतलब हमें छोड़ना नहीं है कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, यही मैं बता रहा हूँ तुम्हें। जो लगता है ना देखने में जितना लंबा पेपर होता है उतना ही आसान होता है, इसलिए डरो मत। आराम से पेपर करेंगे, आराम से करेंगे। ये दो स्टूडेंट ने मुझे कह दिया सर पेपर तो बहुत लंबा है, अरे मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। तो मैंने कहा तुम पढ़ने की कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर आंसर क्या करोगे? अगर पढ़ोगे, धीरे धीरे पढ़ोगे भाई, तो बहुत आसान होगा, और इजीली सारे ही आंसर सही होंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, सारे ही आंसर तुम्हारे सही हो जाएंगे और तुम्हारे फुल मार्क्स आ जाएंगे। हाँ तुमने पढ़ा ही नहीं, तुम घबरा गए, तो फिर क्या आंसर निकलेगा? आंसर थोड़ी निकलेगा फिर आगे चल। आप देखो कि क्वेश्चन शुरू हो गए। कितनी चॉइसेस दी है मैंने तुम्हें? चार। पहला पढ़ो असर्शन क्या कहता है। कैमीज ऑप्शन इन्वॉल्व्स हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बताओ कि ये असर्शन राइट है या रॉन्ग है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, क्या ये असर्शन राइट है रॉन्ग है? क्या कैमीज ऑप्शन में हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है, यस और नो? जल्दी बताओ, क्या आंसर है तुम्हारा? बोलो, जल्दी से बताओ, क्या आंसर है तुम्हारा? बताओ कि ये असर्शन जो है वो राइट है या रॉन्ग है स्टूडेंट? अरे कैमीज ऑप्शन में बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? जल्दी बताओ। अगर बॉन्ड बनता है तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी तो ज्यादा होती है, केमिज ऑप्शन में, फिजिक्स ऑप्शन में तो वंडरवाल फोर्स से जुड़ता है। तो ये करेक्ट है असर्शन जो मेरी है, बताओ वो गलत है या सही है? करेक्ट स्टेटमेंट। बोलो ये स्टेटमेंट करेक्ट है रॉन्ग? मैं कह रहा हूँ ये करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट। वेरी गुड, मेरे साथ बने रहिए स्टूडेंट, फुल मार्क्स चाहिए। नंबर टू कहता है मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम व्हिच इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ केमिज ऑप्शन। बताओ कि ये रीजन करेक्ट है या गलत? जल्दी बताओ। ये जो स्टेटमेंट दी है स्टूडेंट, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? केमिकल ऑप्शन में क्या होता है? अब देखो दिमाग लगाओ, ये सरफेस है, ये हाइड्रोजन आ रही थी गैस, जब ये इसके ऊपर एड्सॉर्ब होती है तो कैसे एड्सॉर्ब हुई थी? तुम्हें पता था, बॉन्ड बन गया। अरे बॉन्ड बन गया तो क्या हाइड्रोजन टूटेगी नहीं? जल्दी बताओ, ये डिसोशिएट हो गए, हुए हाँ क्या नहीं? जी। जल्दी बताओ, हाँ दिख रहे जी। हैं? हाँ जी। हाँ जी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बोलो करेक्ट है या रॉन्ग है? करेक्ट है। करेक्ट है, अच्छा वेरी गुड, ये भी करेक्ट है। तो क्या ये स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट को, क्या ये पहली स्टेटमेंट का रीजन है? यस और नो, अब बताओ क्या ये स्टेटमेंट इसका रीजन है? बताओ, अब तुम्हारे सामने मैंने रख दिया, अब दिमाग लगाना है, सोचना है, अब तो कोई मगिंग है नहीं, कोई रट्टेबाजी नहीं। बताओ कि ये जो स्टेटमेंट मैंने दिया, क्या ये इसका रीजन है पहले का? क्या ये इसका रीजन है असर्शन का? बताओ क्या इसको सपोर्ट कर रही है? नहीं। नहीं कर रही। ये एक सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इनका इससे कोई मतलब नहीं है।
इससे कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन दे आर नॉट द रीजन। रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन है? नहीं। तो हम ये कह रहे हैं इन दोनों में ये मुझे दिख रहा है कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। बोलो मैंने सही लिखा या गलत लिखा? तो आंसर क्या मेरा बना फिर? मेरा जल्दी से बताओ, इसका क्या आंसर है पहले वाले? कौन सी चॉइस ठीक है? जल्दी बताओ, ए बी सी डी कौन सी सही है? बोलो। एक बार चॉइसेस दिखा दो। चॉइस ही देख लो, और इसको नोट कर सकते हो, नोट कर लेना एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहां तो पेपर होगा ही तुम्हारे पास। कौन कौन सी चॉइस है? पहला असर्शन बी एंड रीजन वाला आर करेक्ट करेक्ट है। है। बी। बी, assertion reason are correct but reason is not the correct explanation। बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा पहले वाले का? एग्जाम में क्या लिखा? बी। तुम्हें 1 नंबर मिल गया। तो आपको समझ के करना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं करना। अभी बहुत सारे पेपर करने जा रहे हैं हम, अब यही करने जा रहे हैं सारा दिन, पेपर क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। दिमाग को इतनी प्रैक्टिस है कि बस अब सारी केमिस्ट्री रिवाइज होगी, सारी केमिस्ट्री रिवाइज होगी। तो हम हमारे पास अभी समय है, तो इसलिए कोई बात नहीं, अभी 1 महीना है। आपका पेपर जो है वो 23 मई को है, उससे पहले नेक्स्ट मंथ का पूरा महीना है, उसको दबा के करो प्रैक्टिस, ताकि आपके पूरे से पूरे नंबर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। इजीली लिक्विफाइबल गैसेस आर रेडीली एब्सॉर्ब्ड। बोलो ये असर्शन करेक्ट स्टेटमेंट है क्या? जो गैसेस इजीली लिक्विफाइड हो जाती हैं वो क्या होती हैं? वो एब्सॉर्ब हो जाती हैं इजीली। बोलो सही है या गलत है? अभी तो ऊपर पैरे में उसने क्या लिखा था? पैराग्राफ पढ़ा था तुमने, क्या लिखा था? There are two types of adsorption physi, the accumulation of gas on account of weak, ठीक है, when gas molecules are held, the adsorption is termed physisorption, ठीक है, फिर is generally reversible when pressure of the gas is increased। यहाँ पे there are two types of adsorption if ठीक है, when gas molecules of atoms are held in solid, the adsorption is termed as physisorption, usually lacks specific surface of adsorbent, show any preference, nature of adsorbent absorbed are stronger near the critical temperature। ठीक है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर देख रहे हो, उसके अराउंड ज्यादा होता है। ठीक, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो जल्दी एब्सॉर्ब होती है। बोलो समझ में आ गया? तो ये कह रहा है कि इजीली लिक्विफाइड गैसेस आर रेडीली एब्सॉर्ब होना चाहिए था, ये एब्सॉर्ब। तो ये तो करेक्ट है, ए वाला तो करेक्ट है स्टेटमेंट। सेकंड वाला क्या है? 1 ग्राम ऑफ मीथेन एब्सॉर्ब मोर सल्फर डाइऑक्साइड देन एक्टिवेटेड चारकोल। एब्सॉर्ब होना चाहिए, क्योंकि एब्सॉर्प्शन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, इसको डी कर लेता हूँ। अब बताओ कि ये 1 ग्राम ऑफ मीथेन एब्सॉर्ब्स मोर सल्फर डाइऑक्साइड देन एक्टिविटी चारकोल। बोलो सही या गलत है? क्या ये स्टेटमेंट गलत है या सही है स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ, क्या आंसर है आपका? अरे चारकोल जो होता है वो बहुत अच्छा एड्सॉर्बेंट है, आपको पता है, सबसे अच्छा एड्सॉर्बेंट है। उसको कितना ज्यादा यूज हो रहा है चारकोल का। तो ये तो स्टेटमेंट गलत रॉन्ग है। है। तो बताओ फिर कौन सा आंसर सही है? ये सही है या गलत है? असर्शन सही और रीजन गलत, तो कौन सा आंसर है? फिर सी। पढ़ लो, तुम्हें पढ़ाया सी। था। असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। तो मैंने कहा था इन ये वाला तो तुम्हें बताएं कि सबसे आसान होते हैं। तो क्या आंसर लिखा हमने? सी। आंसर तुमने लिख दिया स्टूडेंट्स, क्या लिखा? क्या आंसर लिखा है? क्या आंसर बताया तुमने इसका? आंसर क्या निकला इसका? बी। सी। सी सी सी, सी वाला। अच्छा, 1 नंबर मिल गया तुम्हें यहाँ। नेक्स्ट पे आ जाओ, थर्ड पे।
Finely divided metal and porous substances have large surface area and are good absorbers. बोलो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? क्या पढ़ा था तुमने एब्जॉर्प्शन में? जल्दी बताओ, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? जल्दी बताओ। तुम्हें पता है कि हर बार हमने कहा कि पाउडर्ड सब्सटेंस जो होते हैं, पाउडर्ड कर देते हैं तो बहुत फास्ट वो एक्टिवेट हो जाते हैं, रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जो जितने पोरस सब्सटेंसेस होते हैं उनकी भी रिएक्शन फास्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, करेक्ट है। बोलो करेक्ट है? जल्दी बताओ, यस और नो, कोई डाउट है? हाँ जी। रीजन क्या है? द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। बोलो ये बात सही है या गलत है? सही है। ये भी सही है, करेक्ट है। तो बताओ क्या ये करेक्ट रीजन है पहले वाले का? बोलो क्या ये रीजन इसका करेक्ट है पहले हाँ वाले जी। का? हाँ बिल्कुल जी। सही है, ये करेक्ट है। तो ये इसका रीजन भी करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या बना फिर? ए। ए। बहुत सही आंसर दिया तुमने, 1 नंबर मिला, आंसर ए। ये भी सही निकला तुम्हारा, थैंक यू वेरी मच। आप फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये कह रहा है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज क्वाइट लो। बताओ ये सही है स्टेटमेंट या गलत है? एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन की वैल्यू कितनी होती है? बहुत कम। ज्यादा तो नहीं होती? जितनी भी होती है, जो भी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होती है, बहुत ज्यादा तो नहीं होती। तो ये करेक्ट है। अब क्या कह रहा है? अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड सॉलिड सरफेस इज ओनली ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्सेस। बताओ ये सही है या गलत है? बोलो। फिजिक्स ऑप्शन में क्या पढ़ा तुमने, क्या लिखा पैराग्राफ में उसने? वंडरवाल फोर्स होती है, तो वंडरवाल फोर्स क्या होती है? स्ट्रांग होती है या वीक होती है? मोर अच्छी स्टेटमेंट ये थी फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो आपको पता है कि ये अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड सॉलिड सरफेस इज ओनली ड्यू टू, बोलो ये सही है या गलत है स्टेटमेंट? जब वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं तो क्या ज्यादा हीट निकलेगी? कम ही हाँ तो जी। निकलेगी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो बताओ कि ये इसको इसका रीजन है क्या? क्या नहीं। ये रीजन इसका है असर्शन का? यस और नो, जल्दी बताओ। नो। क्यों? सही तो है। हीट क्यों निकलती है जब मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर बैठ जाते हैं? कोई फोर्स होती है इसीलिए बैठते हैं। जब वंडरवाल फोर्स वीक है तो हीट भी कम निकलेगी। गलत क्या है फिर? गलत क्या है? जब तक मॉलिक्यूल जब अट्रैक्ट होंगे तभी, जब कोई अट्रैक्शन होती है तो हीट निकलती है, एनर्जी निकलेगी बाहर। यस और नो? तो ये हाँ। इसका करेक्ट रीजन है। ये इसका करेक्ट रीजन है स्टूडेंट। तो आंसर क्या बना? ए होगा। क्या आंसर दिया मैंने ए। एग्जाम में? जल्दी बताओ। ए। ए सही आंसर है। चलो नेक्स्ट पर आ गए। फिजिक्स ऑप्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है स्टूडेंट? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये सही है या गलत है? दो टाइप की एड्सॉर्प्शन बताई आपको सरफेस केमिस्ट्री में, एक फिजिक्स ऑप्शन और एक केमिक्स ऑप्शन। मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, इनके पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन सी स्पेसिफिक होती है, फिजिक्स वाली या केमिकल वाली? बताओ। दोनों फिजिक्स में डिफरेंस ऑप्शन पढ़े थे में। तुमने जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था? क्या क्या डिफरेंस बताए थे? एक मैंने बताई थी फिजिक्स ऑप्शन, और दूसरी कौन सी बताई थी? केमिक्स ऑप्शन। बताओ दोनों में क्या डिफरेंस थे? एक फिजिक्स ऑप्शन और एक केमिक्स ऑप्शन, दोनों में क्या डिफरेंस थे? फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन में डिफरेंस बताओ। अरे ये वंडरवाल फोर्स से होते हैं मॉलिक्यूल्स, कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, कोई भी मॉलिक्यूल आ सकते हैं। इसमें बॉन्ड बनते हैं, इसमें बॉन्ड बनते हैं। जो बॉन्ड बनते हैं तो ये स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता। तो कौन सा स्पेसिफिक है? केमी वाला। ये नॉट, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये नॉट स्पेसिफिक है। देखो डिफरेंस में पढ़ा था तुमने, पढ़ा था।
तो बताओ कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? false. रॉन्ग। हम्म। तो पहले जब पहली ही स्टेटमेंट गलत होगी तो आंसर कौन सा बताया था मैंने? D. तो सबसे आसान आंसर यही होता है। हाँ, पहला ही जो असर्शन गलत है तो आंसर सिर्फ डी है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये ट्रिक बताई थी तुम्हें। असर्शन रॉन्ग तो आंसर डी हो गया। और लो टेम्परेचर इज फेवरेबल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसकी मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी जब मेरा आंसर 4 चॉइसेस में से दिख गया। तो ऐसे पैराग्राफ्स या ऐसे क्वेश्चन जिसमें पहले ही आंसर से मुझे पता लग गया तो आगे मुझे एग्जाम में टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, तो मेरा टाइम बच जाएगा। तो अगर टाइम तभी बचेगा अगर मुझे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, अगर मुझे समझ आएगी क्वेश्चन को कैसे करना है स्टूडेंट्स, तभी मैं कर पाऊंगा। अब एक बात समझ में आई, अभी तक क्या समझा तुमने यहाँ से? अब तक कि हमारे पास जो क्वेश्चन आने जा रहे हैं पेपर, उसमें हमें सोचना है, हमें स्टडी करनी है, रीड करना है। और पैराग्राफ है तो कोई बात नहीं, उनको पढ़ो ध्यान से और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लिया, और उनके नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हमें आंसर करना है। और एनसीईआरटी के अंदर हमें पता है ये कौन से चैप्टर में से लिया गया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो उसने नहीं उसमें दिखाए, तो हो सकता है कि उस चैप्टर में से हैं जो एनसीईआरटी की बुक में है, वहां से ये पैरा लिया होगा। तो हमें पता है कि हाँ हमने ये पढ़ा था एड्सॉर्प्शन में, हमने ये पढ़ा था ऑक्सीजन फैमिली में, तो ये वहां से क्वेश्चन बन, तो आप उनके आंसर फिर लिख सकते हो। बताओ कि कर लोगे? बोलो। हाँ जी। तो आगे अभी और क्वेश्चन आंसर किस टाइप के आते हैं उन पर डिस्कशन चलता रहेगा। तो फिर मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। कल 1 बजे क्लास होगी और 1 बजे फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें। तो फिर हम और सैंपल पेपर और क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि बोर्ड किस तरह से पेपर बना रहा है और कैसे हम उन पे आंसर करेंगे। ठीक है, तो गुड नाइट, फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। ओके।